नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 10 साल बाद। गुरुकुल के गलियारों की पत्थर की दीवारों पर चांदनी की हल्की छाया पड़ रही थी। ध्रुवा खड़ा था, उसकी नसें अभी भी कसी हुई थी। उसके सामने खड़ी आकृति धीरे धीरे मुड़ी, जिससे एक शरारती मुस्कान वाला छोटा लड़का दिखाई दिया। लड़के का शांत व्यवहार ध्रुवा के तनावपूर्ण रुख के बिल्कुल विपरीत था। भोला, लगता है तुम यहां नए आए हो। ध्रुवा ने आश्चर्य से पलकें झपकाई। अभी भी इस स्थिति के बारे में अनिश्चित था। ध्रुवा उत्सुकता से, हाँ तो क्या? लड़का हंसा। उसकी हंसी शांत रात में धीरे धीरे गूंज रही थी। भोला मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम भोला प्रकाश है। मैं यहां गुरुकुल में रसोइये का बेटा हूं। यह सुनकर ध्रुवा का कठोर रुख नरम पड़ गया। उसे गलतफहमी का एहसास होने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी गर्दन के पीछे खुजलाया। उसका स्वर क्षमा प्रार्थी था। ध्रुवा शर्मिंदगी से, ओह, तो तुम रसोइये के बेटे हो। गलतफहमी के लिए मुझे माफ कर दो। बात बस इतनी है कि मैं यहाँ नया हूँ और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। भोला ने भी मुस्कुराया। उसके सहज स्वभाव ने ध्रुवा को सहज बना दिया। लेकिन ध्रुवा की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने अपना सिर झुकाकर गंभीरता से पूछा, वैसे क्या तुम भी हमारे साथ इस गुरुकुल में पढ़ रहे हो? भोला, हाँ, मैं भले ही तुम्हारे जैसा राजकुमार ना हूं, लेकिन मैं भी इस गुरुकुल का हिस्सा हूं। इसलिए मैं भी कल से यहां अपनी शिक्षा शुरू करूंगा। ध्रुवा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी पहले की आशंका पूरी तरह से गायब हो गई। ध्रुवा उत्साह से, कल से? यह बहुत बढ़िया है। हमारी शिक्षा भी कल से शुरू हो रही है। लड़कों ने उत्साह का एक पल साझा किया। उनकी आवाजें शांत गलियारों में गूंज रही थी। तभी पास आते हुए कदमों की कठोर आवाज ने उनकी बातचीत को तोड़ दिया। छाया से एक आकृति उभरी। गुरुकुल का एक गुरु। उसकी तीखी नजर दोनों लड़कों पर टिकी हुई थी और कठोरता से बोले, अरे तुम दोनों सो क्यों नहीं रहे हो? जल्दी से अपने कमरे में जाओ। अगर तुम कल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हो तो नींद बहुत जरूरी है। अभी जाओ। चौंक कर लड़कों ने एक दूसरे को चौड़ी आंखों से देखा और फिर विपरीत दिशाओं में भाग गए। उनके जल्दबाजी में चलने वाले कदमों की आवाज पत्थर के हॉल में गूंज रही थी। सुबह का समय। भोर की सुनहरी किरणों ने गुरुकुल को नहला दिया और सुबह की घंटियां धीरे धीरे बजने लगी, जिससे सभी राजकुमार प्रार्थना कक्ष में आ गए। शांत भावों के साथ वे अंदर दाखिल हुए। उनके कदम पत्थर के फर्श पर हल्के से गूंज रहे थे। प्रत्येक राजकुमार को प्रार्थना के लिए आवश्यक सामान दिए गए। छोटे पीतल के दीपक, धूप बत्ती और प्रार्थना की माला। एक कोने में गुरु शिव गुरु श्रीकांत के साथ बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाज राजकुमारों की शांत तैयारियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक शांत बड़बड़ाहट थी। गुरु शिव, इन युवा चेहरों को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आती है। गुरु श्रीकांत, मैं कभी उनके जैसा एक साधारण लड़का था जो जानकीपुर में एक साधारण जीवन जी रहा था। लेकिन जब मेरी माँ का निधन हुआ तो सब कुछ बदल गया। मेरे पिता मुझे यहाँ लाए और इस गुरुकुल ने मुझे वो बनने की शक्ति और ज्ञान दिया जो मैं आज हूँ। गुरु श्रीकांत ने अपनी आंखों में गर्मजोशी भरकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये वास्तव में एक आशीर्वाद था कि आपके पिता आपको यहाँ लाए। इसके बिना हमें आपके जैसा उल्लेखनीय गुरु नहीं मिल पाता। गुरु शिव ने धीरे से हंसते हुए कहा। उनकी नजरें राजकुमारों की ओर गईं। गुरु शिव सोचते हुए, अब देखते हैं कि इन युवाओं में से किसका भाग्य उज्जवल है और किसे छाया से लड़ना है। जब वे बोल रहे थे तभी उनकी गहरी नजरें ध्रुवा पर टिकी हुई थी, जो थोड़ा अलग खड़ा था और शांत जिज्ञासा के साथ सब कुछ देख रहा था। दिन की शुरुआत गतिविधियों के बवंडर के साथ हुई। गुरुओं की चौकस निगाहों के नीचे राजकुमारों ने खुद को शस्त्रों की शिक्षाओं, बौद्धिक शिक्षा की जटिलताओं और युद्ध रणनीतियों की बारीकियों में डुबो दिया। प्रशिक्षण प्रांगणों में लकड़ी की तलवारों की खनक गूंज रही थी।
क्योंकि वे सटीकता के साथ हथियार चलाना सीख रहे थे। प्रत्येक क्षण उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होता था, जो राजकुमारों के भविष्य के राजा और अद्वितीय शक्ति और बुद्धि के योद्धाओं के रूप में ढाल रहा था। 7 साल बाद हवा में फुसफुसाहट की तरह 7 साल बीत गए। योद्धाओं का विकास और राज्य की जीत और हार। चंद्रपुर में महाराज वीरेंद्र ने युद्ध जारी रखा। कुछ विजयी हुए, अन्य को हार का सामना करना पड़ा। फिर भी उनके संकल्प और रणनीति ने साम्राज्य की भावना को मजबूत बनाए रखा। इसी बीच देवराज गुरुकुल के पवित्र हॉल में 3 युवा योद्धा संस्था के गौरव के रूप में उभरे, ध्रुवा, रुद्र और दक्ष। गुरुकुल की दीवारों के भीतर उनकी ताकत और कौशल पौराणिक बन गए, जो किसी भी अन्य राजकुमार से बेजोड़ थे। उनमें से ध्रुवा सबसे तेज था। बेजोड़ सटीकता और अनुशासन के साथ उसने जल्द ही गुरु शिव की प्रशंसा जीत ली। हथियारों और रणनीति दोनों पर उसकी महारत बेमिसाल थी, जिससे उसे गुरुकुल के सबसे कुशल योद्धा की प्रतिष्ठा मिली। चंद्रपुर साम्राज्य। भव्य चंद्रपुर महल में तेल के दियों की हल्की झिलमिलाहट से रोशन एक शांत रात थी। अपने निजी कक्ष में महाराज वीरेंद्र अपनी कुर्सी पर लेटे हुए थे। उनके हाथ में बढ़िया शराब का एक प्याला था। नेतृत्व, जीत और हार का भार उनके माथे पर था। एक दस्तक ने शांति को तोड़ा। सेनापति भानुराज। महाराज की जय हो। सेनापति की बात सुनकर महाराज धीरेन्द्र का चेहरा चमक उठा। उन्होंने प्याला एक तरफ रख दिया और दरवाजे की ओर इशारा किया। महाराज वीरेंद्र एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ, भानु, मेरे सबसे वफादार दोस्त, अंदर आओ। आज रात तुम क्या समाचार लेकर आए हो? दरवाजा खुला और सेनापति भानुराज अंदर आए। उनकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर थी। महाराज वीरेंद्र ने तुरंत ही इस बात को समझ लिया। उनकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। महाराज वीरेंद्र, आवाज में जिज्ञासा भरी हुई थी। ये क्या है भानु, तुम परेशान लग रहे हो? क्या युद्ध के मैदान या सीमाओं से कोई बुरी खबर आई है? सेनापति भानुराज ने संकोच किया। उनकी मुद्रा दृढ़ थी, लेकिन उनकी आवाज में बेचैनी का संकेत था। सेनापति भानुराज, महाराज, खबर भयानक नहीं है, लेकिन यह चिंताजनक है। आगे झुककर महाराज वीरेंद्र ने अपने सेनापति का अध्ययन किया। उनकी आवाज स्थिर लेकिन जांचपूर्ण थी। ठीक है, तो भानु, मुझे इंतजार मत करवाओ, बोलो क्या बात है? सेनापति भानुराज, महाराज, हमें खबरी से एक खबर मिली है। खबर मल्हार राज्य से है, जिसके राजा हैं काशी महादेव। खबर फैल गई है कि वो अपनी सेना के साथ लगातार विजय की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने इस साल अकेले 15 राज्यों पर विजय प्राप्त की है और अपने पीछे बर्बादी छोड़ गए हैं। वो राजा महादेव का भक्त होने का दावा करता है और कसम खाता है कि जब तक महादेव स्वयं उसके सामने प्रकट नहीं हो जाते, तब तक वो अपना अभियान नहीं रोकेगा। महाराज वीरेंद्र पीछे झुक गए, शब्दों को पचाते हुए, और फिर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी दीवारों से टकराकर गूंज उठी, जिसमें मनोरंजन और तिरस्कार का मिश्रण था। महाराज वीरेंद्र हंसते हुए, भानु, ये क्या बकवास है? एक राजा ऐसी घोषणाएं कर रहा है? लगता है ये काशी महादेव अपनी बुद्धि खो बैठा है। मेरी बात पर ध्यान दो। जब तक मैं राज करूंगा, कोई भी राजा, चाहे वो भूतकाल का हो, वर्तमान का हो या भविष्य का, चंद्रपुर की सीमा लांघने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे साम्राज्य पर हाथ डालना तो दूर की बात है। सेनापति भानुराज हिचकिचाए। उनके होंठों पर एक अनिच्छुक मुस्कान खेल रही थी। वे अपने महाराज के अभिमान को जानते थे, लेकिन उनके भीतर उठ रही बेचैनी को अनदेखा नहीं कर सकते थे। सेनापति भानुराज धीरे से, आप सही कह रहे हैं महाराज। जब हमारे पास आपकी ताकत और नेतृत्व है, तो हमें क्यों डरना चाहिए? फिर भी इस आदमी को कुछ ऐसा है जो अलग लगता है। मेरा मानना है कि हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए महाराज। महाराज वीरेंद्र के चेहरे पर उदासी छा गई। उनके हंसमुख व्यवहार की जगह उग्र आक्रोश ने ले ली।
वे खड़े हो गए। उनकी शक्तिशाली आवाज कमरे में तलवार की तरह गूंज रही थी। महाराज वीरेंद्र कठोर स्वर में, तुम कहना क्या चाहते हो भानु? क्या तुम्हें हमारी ताकत पर शक है? क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं और इस साम्राज्य की ताकत क्या है? यह सुनकर सेनापति भानुराज थोड़े डरते हुए कहते हैं, ऐसी बात नहीं है महाराज, आप तो सबसे बलशाली और बुद्धिमान राजा हैं इस संसार में। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र थोड़े शांत होकर सेनापति भानुराज से कहते हैं, तो क्यों डर रहे हो? जाओ और हमारे राज्य को आने वाले दशहरे के लिए प्रस्तुत करो, जाओ। यह सुनकर सेनापति भानुराज महाराज से विदा लेते हुए उस कक्ष से निकलते हैं। देवराज गुरुकुल में सुबह का समय है। गुरुकुल में ऊर्जा का संचार हो रहा था। हवा में राजकुमारों का उत्साह था जो इस भव्य प्रतियोगिता के लिए एकत्र हुए थे। अखाड़ा एक शानदार मैदान जो उत्सुक भीड़ से घिरा हुआ था, युद्ध के मैदान के रूप में कार्य करता था, जहां युवा योद्धा अपनी क्षमता का परीक्षण करते थे। दो प्रतियोगियों के मैदान में उतरने पर उत्साहपूर्वक नारे गूंजते थे। उनके साथियों द्वारा मनोबल बढ़ाने के लिए उनके नाम पुकारे जाते थे। अखाड़े के ऊपर एक ऊंचे मंच पर महागुरु बैकुंठ श्रीवास्तव एक भव्य कुर्सी पर बैठे थे। उनके दोनों ओर अन्य गुरु थे। प्रत्येक के चेहरे पर गहन ध्यान की अभिव्यक्ति थी। उनकी आंखें नीचे की लड़ाई पर टिकी हुई थी। पहला राजकुमार आगे बढ़ा। उसकी चालें गणनापूर्ण और तेज थीं, लेकिन दूसरे राजकुमार ने अपनी आंखों में एक चालाक चमक के साथ हमले का अनुमान लगाया। एक ही झटके में उसने अपने प्रतिद्वंदी की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और निर्णायक चाल चली, जिससे मुकाबला खत्म हो गया। गुरु शिव खड़े होकर चिल्लाते हुए, और इसके साथ ही इस युद्ध के विजेता हुए चंद्रगुप्त के राजकुमार रुद्र यदेव। रुद्र के मैदान से बाहर निकलते ही अखाड़े में तालियां बजने लगी। उनका सिर ऊंचा था और सीना गर्व से फूला हुआ था। उनके साथी राजकुमार उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी प्रशंसा के शब्द प्रशंसा की सिम्फनी बना रहे थे। युवा राजकुमार का नाम गुरुकुल में गूंज उठा। युवा राजकुमारों की भीड़ ने अगली प्रतियोगिता के गोलाकार मैदान में कदम रखते ही उत्सुकता से जयकारे लगाए। उनकी ऊर्जा विद्युतीय थी। प्रत्येक चिल्लाहट गुरुकुल की प्रतियोगिता दिवस के जीवंत माहौल को और बढ़ा रही थी। मंच पर गुरु श्रीकांत अंतिम मुकाबले की घोषणा करने के लिए उठे। तो हमारे पास इस भव्य प्रतियोगिता के अंतिम दावेदार हैं करुण साम्राज्य से राजकुमार वाशीचिता और चंद्रपुर साम्राज्य से राजकुमार ध्रुवा देवनारायणा। इकट्ठी भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। ध्रुवा का नाम सुनकर उत्सुकता और प्रशंसा की फुसफुसाहट हुई, जबकि एक भयंकर योद्धा के रूप में वाशी की प्रतिष्ठा ने विस्मय को जगाया। एक महाकाव्य संघर्ष के लिए मैदान तैयार था। मंच पर गुरु शिव ने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेली। उनकी निगाह ध्रुवा पर टिकी हुई थी। उनके व्यवहार में एक मौन आत्मविश्वास झलक रहा था। यह वो क्षण था जिसका उन्हें इंतजार था, न केवल ताकत बल्कि बुद्धि और दृढ़ संकल्प की भी परीक्षा। मैदान के बीच में दोनों युवा योद्धा आमने सामने खड़े थे। वशीचिता की आंखें गर्व से चमक रही थी। उसका रुख दृढ़ और आक्रामक था, जबकि ध्रुवा शांत और संयमित था। उसकी मुद्रा में तत्परता और संयम दोनों झलक रहे थे। हवा में तनाव बढ़ता गया क्योंकि राजकुमारों ने आंखें मिलाई। प्रत्येक ने चुपचाप जीत की कसम खाई। भीड़ ने संघर्ष शुरू होने के इंतजार करते हुए अपनी सांसें रोक ली। और अगले अंक में प्रथम प्रतियोगिता। तो मिलते हैं अगले अंक में।